नमस्कार, रात के 8 बज गए हैं और हाजिर हैं हम दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति। एक नजर हेडलाइंस पर। 26/11 मामले में डेविड हेडली के नए खुलासे। आईएसआई करती है पाकिस्तान में आतंकी संगठनों की मदद। भारत पाकिस्तान को सौंप सकता है नए सबूत। सियाचिन के जाबाज हनुमंत थप्पा के लिए 48 घंटे बेहद नाजुक। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत पूरा देश कर रहा है दुआ। बचाव दल को मिले सभी 9 सैनिकों के शव। केरल में राहुल गांधी के आक्रामक तेवर। बीजेपी पर लगाया फूट डालकर लोकसभा चुनाव जीतने का आरोप। किसानों की खुदकुशी पर भी जताई चिंता। छत्तीसगढ़ और रेल मंत्रालय के बीच ऐतिहासिक समझौता। दुर्गम इलाकों में रेल लाइनों के विस्तार से कम होगी नक्सली समस्या। नई संयुक्त कंपनी का होगा गठन। और दिल्ली में राज्यपालों का 47वां सम्मेलन। राष्ट्रपति ने कहा, संविधान की मर्यादा बनाए रखने के लिए राज्यों की भूमिका अहम। केंद्रीय योजनाओं को लागू करने के लिए मांगा सहयोग। और शुरुआत करेंगे आज की पहली खबर के साथ। हेडली ने आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की एक बार फिर किरकिरी कर दी। उसने आज साफ खुलासा कर दिया कि लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन को पैसा पाकिस्तान के सरकारी महकमे से जाता है और उन्हें भारत के खिलाफ कार्रवाई के सभी निर्देश पाकिस्तान के उसी सरकारी महकमे की तरफ से दिए जाते हैं। भारत उसके बयान की वीडियो प्रति नए सबूतों के साथ पाकिस्तान के पास भेजेगा। मुंबई में हुए आतंकी हमले की जांच में गवाही के दौरान डेविड कोलमैन हेडली ने कई खुलासे किए। हेडली ने बताया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई लश्कर-ए-तैयबा को फंड, हथियार, प्रशिक्षण और नैतिक समर्थन देती है। पाकिस्तान में ऐसे संगठनों को यूनाइटेड जिहाद काउंसिल कंट्रोल करती है। गवाही के दौरान हेडली ने साफ साफ कहा कि पाकिस्तान के अलग अलग संगठन आईएसआई के निर्देश पर काम करते हैं। डेविड हेडली ने यह बात साफ बता दी कि आईएसआई लश्कर-ए-तैयबा को मिलिट्री सपोर्ट करता है, फाइनेंशियल सपोर्ट करता है और मॉरल सपोर्ट करता है। इसलिए हमने कुछ चंद लोगों के जो आईएसआई के लोग हैं उनके नाम पूछे, उनसे वो बहुत खूबी जानता है। ये भी बात उसने आज कही। हेडली ने अपनी गवाही के दूसरे दिन ये भी बताया कि पाकिस्तान की योजना 26/11 के पहले ताज होटल में ही भारतीय वैज्ञानिक और रक्षा वैज्ञानिकों की कॉन्फ्रेंस पर भी हमला करने की थी, लेकिन हथियार समय पर नहीं मिल पाने की वजह से वो हमला सफल नहीं हो पाया। उस हमले का मकसद भारत के रणनीतिक थिंक टैंक को कमजोर और आतंकित करना था। उन्होंने कहा, होटल ताज का मैंने 2nd फ्लोर का वीडियोग्राफ लिया था क्योंकि मुझे एलएटी ने कहा था कि इंडियन साइंटिस्ट की इनकी एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है 2nd फ्लोर होटल ताज में और उसे उनको अटैक करना होगा। विदेश मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि भारत इन सारे सबूतों को मिलाकर पाकिस्तान के पास एक और डोजियर भेजेगा। भारत देखेगा कि इस पर पाकिस्तान क्या कदम उठाता है और इसी से पाकिस्तान के साथ संबंध सामान्य बनाने के बारे में आगे का निर्णय लिया जाएगा। All these facts which has been put forth by Headley in corroboration with the circumstantial evidences, when it will be put forth in front of the Pakistani agencies by the Indian investigative agencies, definitely it is going to be a very heavy dossier. अपने बयान में हेडली ने आईएसआई अधिकारी ब्रिगेडियर रियाज के बारे में भी बताया और ये भी कहा कि वही अधिकारी लश्कर-ए-तैयबा के दूसरे सबसे बड़े कर्ताधर्ता ज़कीउर रहमान लखवी के सीधे संपर्क में रहता था, उसकी सुविधाओं का ख्याल रखता था और आदेश देता था। हेडली के बयान ने विदेश मंत्रालय को एक बार फिर से सकते में डाल दिया है। पाकिस्तान के सेना और आईएसआई जैसे महत्वपूर्ण महकमों का उद्देश्य भारत को नुकसान पहुंचाना हो गया है और उसमें वो आतंकवादी संगठनों की मदद ले रहे हैं। ऐसे में राजनयिक पहल कब, क्यों और कैसे ली जाए, इस पर मंथन जारी है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए दिल्ली से अखिलेश सुमन। और इसी मसले पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं के वर्मा साहब, जो कि फॉर्मर रॉ चीफ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है वर्मा साहब। और इस मसले पर आपसे हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम न्यूज़ रूम चलना चाहेंगे जहाँ हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन मौजूद हैं। उनसे हम जानकारी लेंगे। अखिलेश, किस तरह से इस मामले को आगे ले जाया जाए? तमाम अहम खुलासे एक बार फिर हेडली की तरफ से किए गए, एक नया डोजियर भारत की तरफ से सौंपा जाएगा, लेकिन इस बीच क्या पाकिस्तान की तरफ से कोई रिएक्शन आता दिखाई दे रहा है? ना, निश्चित तौर पे प्रीति, हम सुबह से इस बात की कोशिश में हैं
मतलब कल से ही इस बात की कोशिश में है। कल जब से हेडली से पूछताछ शुरू हुई उससे ही हम लगातार पाकिस्तान उच्चायोग के संपर्क में हैं और पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया है, और उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। वे बता रहे हैं कि हमको इस्लामाबाद से कुछ निर्देश आएगा, उसके अनुसार से हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी तक आपकी बातचीत होने के पहले तक उन्होंने कोई ऐसा जवाब नहीं दिया है, न कोई प्रतिक्रिया दी है। इसका मतलब साफ है कि वो पूरी तरह रक्षात्मक स्थिति में है और यह बताने की स्थिति में नहीं है कि भारत उस समय जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाहौर गए, प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मिले, उसके बाद बातचीत की प्रक्रिया शुरू होने की बात हुई, उसके बाद पठानकोट हुआ, भारत ने फिर समझा कि चलिए पठानकोट हुआ, कुछ उनको इंटेलिजेंस दिया गया, शायद वे कार्रवाई करेंगे। लेकिन हेडली ने जो खुलासे किए हैं वह तो यह बताता है कि पाकिस्तान की सरकार का सेना और आईएसआई जैसा महत्वपूर्ण महकमा पूरी तरह भारत के खिलाफ एक तरह से युद्ध की ही पूरी तैयारी में है। हिजबुल मुजाहिदीन हो, जैसे मोहम्मद हो, लश्कर तैयबा हो, जांगवी हो, सारे, और आप देखेंगे एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन भी बना हुआ है। तो मतलब साफ है कि पाकिस्तान की नीयत कहीं से भी भारत के साथ शांति वार्ता की नहीं है, उसको भारत को हमेशा परेशान रखने की है। और इस बात ने विदेश मंत्रालय को भी एक बार फिर से सोचने को मजबूर किया है कि जो प्रक्रिया शुरू हुई थी उफा से, उसके बाद पेरिस में, फिर लाहौर में, उस प्रक्रिया को अब कैसे आगे बढ़ाया जाए। क्या भारत सरकार जवाब देगी भारत की जनता को? जाहिर तौर पर आप कह रहे हैं रक्षात्मक स्थिति में फिलहाल पाकिस्तान है, तमाम अहम खुलासे भी हुए हैं और देखना होगा कि अब इसके बाद किस तरह कूटनीतिक तनातनी बढ़ती है या फिर इस मसले को पाकिस्तान गंभीरता से लेता है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल अखिलेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। वर्मा साहब, जो खुलासे कल और आज हेडली ने किए हैं, आपके मुताबिक क्या ऐसी अहम जानकारियां हैं जो हम तक आई हैं? आपकी नज़र में क्या अहम है उसमें? ये जो बेसिक जानकारी है कि आईएसआई के साथ ये संस्थाएं वहाँ की काम कर रही हैं हिंदुस्तान के खिलाफ और उनकी हिदायत के अनुसार, ये तो नया समाचार नहीं है, हम लोग को पता है, दुनिया भर को पता है। लेकिन पाकिस्तान की पॉलिसी रही है डिनाइल की, और वो ऐसी चीज़ों को डिनाई करता है जिसका प्रूफ दुनिया के कई देशों को प्राप्त है। जैसे AQ खान का प्रोलिफरेशन सबको पता है, ईरान और लीबिया, कहाँ उसने, नॉर्थ कोरिया, लेकिन पाकिस्तान के डिनाइल के सबसे कोई उसका रिएक्शन नहीं होता है, कोई एक्शन फॉलो अप नहीं होता है। तो वही मुझे डर है कि हेडली के नए खुलासों के बाद भी पाकिस्तान की तरफ से कोई हरकत नहीं होने वाली है। कैसे हरकत कर सकते हैं जब उन्हीं की आईएसआई जो एक सरकारी संस्था है और सरकारी हुकूमतों के अंतर्गत काम करती है, उसको वो कैसे एक्यूज होने देगा? यानी आपको लगता है कि इतने खुलासों के बाद भी कोई गंभीरता पाकिस्तान की तरफ से दिखाई नहीं देने वाली, इसकी उम्मीद ना की जाए? हमको उम्मीद नहीं करना चाहिए, और वो तब तक की उम्मीद नहीं करना चाहिए जब तक कि दुनिया भर का प्रेशर, सिक्योरिटी काउंसिल में, यूनाइटेड नेशन का, खास करके अमेरिकन का, लेकिन अमेरिकन के अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं जो इस बात को मंजूर नहीं करते हैं कि पाकिस्तान को ओपनली एक्यूज़ किया जाए, तो वो नहीं करेगा। नहीं तो क्या मुश्किल है अमेरिका के लिए पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर किया जाए। एक वक्त था जब उन्होंने सोचा था कि इसको टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कर दे, लेकिन उन्होंने वो कदम नहीं उठाया। अब उठा सकते हैं लेकिन नहीं उठाएंगे। हाँ, तमाम हिदायतें ज़रूर दी जा रही हैं। ऐसे में यही है, एक बार फिर डॉजियर भारत की तरफ से पाकिस्तान को सौंपा जाएगा, और जैसा आपने कहा कि वो हमेशा डिनाइल मोड में रहता है पाकिस्तान, तो क्या अब एक रास्ता सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय दबाव का ही बचा है भारत के पास? बस एक वही रास्ता बचा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय दबाव का। यूनाइटेड नेशंस में, सिक्योरिटी काउंसिल में ये सवाल उठाया जाए, लेकिन अब चीन तो कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान को पर जो एक्यूजेशन है वो कबूल कर लिया जाए, वो पाकिस्तान की मदद में आ जाएगा। अमेरिकन की भी पॉलिसी कुछ ऐसी है कि उन्हें पाकिस्तान की आवश्यकता है, खास करके अफ़गानिस्तान में। वो चाहते हैं कि तालिबान, जो पाकिस्तान के साथ जिनका क्लोज संबंध है, तालिबान को वो डिस्कशन के लिए लाएं काबुल में। तो ये जब उनकी पॉलिसी है तो वो मतलब पाकिस्तान के खिलाफ कैसे एक्शन ले ऐसा नहीं करने सकते देगा। हैं? हाफिज सईद पर इनाम घोषित कर रखा है। हेडली तमाम समय से उनके साथ हैं, अमेरिका में हैं, और तमाम जो राज हैं वो उन्हें पहले से पता होंगे। तो आपको लग रहा है कि इसको लेकर दोहरा मापदंड अमेरिका की तरफ से अपनाया जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनल फेवर इस समय भारत को चाहिए होगा इस मसले के हल के लिए, उठाना चाहिए। हाँ बिल्कुल। इस बीच जो खुलासे कल हेडली ने किए, वर्मा साहब, आज जो हेडली ने किए,
हम जानते हैं कि एक पूरा नेटवर्क तैयार किया गया, हमले से पहले 7 बार वो भारत आया। इतनी जानकारी के बाद ये सवाल जरूर उठता है कि क्यों सुरक्षा एजेंसियों को भनक नहीं लग पाई इस चीज की। हमारी सुरक्षा एजेंसी की आप बात कर रही हैं। देखिए, इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा कुछ इंटेलिजेंस ऐसी रहेगी जो एरिया ऑफ अननोएबिलिटी की स्थिति में रहेगी। आप लाख अपना सिर पटके, वो अननोएबल इंफॉर्मेशन जो है आपको मिल ही नहीं सकती है। अब हम यहाँ दो बैठ के बात कर रहे हैं, अगर 30 हम में से एक ने बाहर नहीं इसका जिक्र किया, दुनिया की कोई ताकत नहीं है बताइए कि हमने क्या डिस्कस किया। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ अननोएबिलिटी है, जिसको हम लोग अक्सर नहीं समझते हैं, वो अननोएबिलिटी ऐसे सीक्रेट एक्शंस में जहाँ सेल्यूलर तरीके से एजेंट्स काम करते हैं, वो एक नैरो सर्कल के बाहर वो इन्फॉर्मेशन जा ही नहीं सकती है। तो ये उम्मीद करना कि सिक्योरिटी एजेंसीज हमेशा इस बात का पता कर लेंगी, ये लेकिन कहीं ना कहीं इन खुलासों के बाद सुरक्षा एजेंसियां भी और चौकस होंगी, क्योंकि हम जानते हैं आतंकवाद को लेकर सिर्फ पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद ही नहीं, ISIS की चुनौती भी भारत पे बनी हुई है। तो क्या इस तमाम चुनौतियों के लिए सुरक्षा एजेंसियों को कुछ मदद हेडली के बयानों से मिलेगी और आगे के लिए चौकसी बढ़ेगी? उनको उनकी जो जानकारी है वो और कंफर्म हो जाएगी। और वो जहाँ तक कि उनका सामर्थ्य है वो कोशिश कर रहे हैं कि मॉनिटर करें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मॉनिटर नहीं कर पाते और न कर पाएंगे, आइंदा भी नहीं कर पाएंगे। उसे वो हमको निश्चिंत रहना चाहिए उसके बारे में। जी वर्मा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और इस तमाम जानकारी और अपनी राय इस मसले पर हमारे साथ जाहिर करने के लिए फ़िलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और ये थी हमारी आज की पहली खबर, और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে। একলা চলো, একলা চলো, একলা चलो, একলা। विरासत में इस बार गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का रचना संसार हिंदी में पहली बार सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো। सियाचिन हादसे में बचे सैनिक हनुमंत थप्पा की हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों का कहना है कि आने वाले 48 घंटे काफी अहम हैं। डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी कर रही है। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने अस्पताल जाकर हनुमंत थप्पा के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत पूरा देश हनुमंत थप्पा की सलामती की दुआ कर रहा है। इस बीच बचाव दल को सियाचिन में शहीद हुए सभी सैनिकों के शव मिल गए हैं। लांस नायक हनुमंत थप्पा सियाचिन में मौत को मात देकर जिंदा लौट आए हैं। 6 दिनों तक 25 फीट बर्फ के नीचे दबे रहने के बाद भी उन्होंने जिंदगी की डोर नहीं छोड़ी। जब सारी उम्मीदें खत्म हो गईं, तब हनुमंत थप्पा एक चमत्कार की तरह बचाव दल को मिले। फिलहाल उनका दिल्ली के सेना अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेना प्रमुख ने अस्पताल पहुंचकर बहादुर सिपाही की सेहत के बारे में जानकारी ली। डॉक्टर जितना हो सके वो सब कर रहे हैं स्टेबल रखने के लिए, लेकिन 48 आवर्स इज द टाइम रिक्वायर्ड टू एक्चुअली असेस। हनुमंत थप्पा की हालत गंभीर लेकिन स्थिर बताई जा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि अगले 48 घंटे काफी मुश्किल भरे साबित हो सकते हैं। धारवाड़ जिले के कुंडागोला तालुका में हनुमंत थप्पा की सलामती की खबर से खुशी की लहर दौड़ गई। मातम में डूबे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं है। कुछ मैसेज नहीं मिल रहा था अभी तक, आज थोड़ा जिंदा है ऐसे मैसेज मिला, फैमिली पूरा बहुत खुश हो गया सर। करीब एक हफ्ते पहले 3 फरवरी को सियाचिन में हिमस्खलन की खबर आई थी, जिसके एक दिन बाद सेना ने बर्फ में दबे सभी 10 जवानों के बचने की सभी उम्मीदों पर विराम लगा दिया था। 19,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया के सबसे ऊंचे जंगी मैदान पर कुदरत की इस मार ने देश भर में हलचल मचा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 2 दिनों के केरल दौरे पर हैं। मंगलवार को उन्होंने जन रक्षा यात्रा के समापन के मौके पर
केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र को किसानों की कोई चिंता नहीं है। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने प्रधानमंत्री पर धर्म की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। इस दौरे को राज्य में यूडीएफ के चुनावी अभियान की शुरुआत माना जा रहा है। बुधवार को प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों से मुलाकात के बाद राहुल गांधी कोच्चि जाएंगे, जहां वो स्टार्टअप कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और एनएसयूआई की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। इस साल अप्रैल और मई के महीने में राज्य में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। केरल विधानसभा में सौर घोटाले के मुद्दे पर गतिरोध रहा। मंगलवार को विपक्षी दल एलडीएफ ने भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे मुख्यमंत्री ओमान चांडी के इस्तीफे की मांग की। सदन की कार्रवाई से पहले विपक्ष ने कार्य स्थगन का प्रस्ताव रखा, जिस पर मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन विपक्ष ने जोरदार विरोध करते हुए उन्हें बोलने का मौका दिया। विपक्षी सदस्य सौर मामले में मुख्य आरोपी सरिता एस नायर की तरफ से चांडी और बिजली मंत्री ए मोहम्मद के खिलाफ लगाए गए रिश्वत संबंधी आरोपों पर चर्चा कराने की मांग कर रहे थे। वहीं मुख्यमंत्री ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। चांडी सरकार पर सोलर घोटाला और बार घूसखोरी मामले में आरोप लगे हैं और विपक्ष इस मुद्दे को अगले विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल करना चाहता है। इसके मद्देनजर विपक्ष के तमाम नेताओं ने चांडी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने डीडीसीए में कथित धांधलियों के मामले में अदालत की निगरानी में सीबीआई या एसआईटी जांच की मांग को खारिज कर दिया है। कीर्ति आजाद, बिशन सिंह बेदी समेत दूसरे क्रिकेटरों ने यह याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट का कहना है कि सीबीआई इस मामले की जांच पहले ही शुरू कर चुकी है और फिलहाल ये शुरुआती दौर में है। ऐसे में इस याचिका को अभी मंजूर नहीं किया जा सकता है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि किसी मामले को महज इस आधार पर एसआईटी के हवाले नहीं किया जा सकता कि उसमें किसी केंद्रीय मंत्री का नाम आया है। ये फैसला तथ्यों के आधार पर ही लिया जा सकता है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि देश में शिक्षा के स्तर को सुधारने में राज्यपाल अहम भूमिका निभा सकते हैं। राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों के 47वें सम्मेलन के उद्घाटन के मौके पर राष्ट्रपति ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि विश्व में धीमी आर्थिक गति, जलवायु परिवर्तन और सुरक्षा की चुनौतियों के कारण 2015 देश के लिए काफी मुश्किल भरा रहा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इस बात पर जोर दिया कि सभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को शांति से बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति ने कम बारिश पर चिंता जताते हुए किसानों की समस्या पर विशेष ध्यान की अपील की और केंद्रीय योजनाओं को प्रभावी तरीके से अमल में लाने के लिए राज्य सरकारों की भूमिका को अहम बताया। दिल्ली नगर निगम के मामले में कांग्रेस और बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उधर नगर निगम के सफाई कर्मचारियों का एक गुट अभी भी हड़ताल पर है। इन सफाई कर्मियों की मांग है कि जब तक इन्हें पूरी सैलरी नहीं मिल जाती, वो अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। हाथों में झाड़ू लेकर नगर निगम के ये सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि जब तक इनकी पूरी सैलरी नहीं मिल जाती, ये ना तो अपनी हड़ताल खत्म करेंगे और ना ही अपना विरोध। सफाई कर्मियों ने दिल्ली सरकार पर मांगों पर विचार नहीं करने का आरोप भी लगाया। हमारे कर्मचारियों को हटाया जाएगा, परमानेंट नहीं किया जाएगा, इसलिए इनके मंत्रियों के खिलाफ हम सड़कों पर उतरे हुए हैं। कल हाई कोर्ट में इन्होंने निगम में झूठ बोला कि सबकी सैलरी दे चुके हैं, जबकि सैलरी किसी की नहीं आई है। उधर दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं ने हाथों में तख्ती लेकर दिल्ली सरकार का विरोध किया। इन लोगों ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर तक मार्च कर मामले का स्थायी हल निकालने की मांग की। उधर बीजेपी ने भी दिल्ली सरकार पर आरोप लगाए। ये वही सरकार है जिसने एडहॉक को परमानेंट करने के वायदे के ऊपर सबसे वोट लिए और सत्ता में आए, और एडहॉक और टेम्पररी लोगों की एक्सप्लॉयटेशन होती है। कैसे हम उम्मीद करेंगे कि उन सब लोगों को नौकरी से निकालने के ऊपर के बाद में सब चीजें सही हो जाएंगी। जो समाज के अंतिम छोर पर बैठे हुए लोग हैं, इनके साथ किस तरह का ये व्यवहार कर रही है कि वो चाहती है कि इनके घरों के चूल्हे जलने बंद हो जाएं। सोमवार को सफाई कर्मचारियों के एक गुट ने 2 दिन के भीतर पूरी सैलरी मिलने की शर्त पर हड़ताल खत्म कर दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सफाई कर्मियों से हड़ताल खत्म करने की बात कही थी। एमसीडी कर्मचारियों के वेतन के लिए दिल्ली सरकार और उप राज्यपाल नजीब जंग ने लोन दिए हैं। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। छत्तीसगढ़ सरकार और भारतीय रेल ने मिलकर राज्य में रेल लाइनों के विस्तार के लिए आज ऐतिहासिक समझौता किया।
रेल मंत्री सुरेश प्रभु और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह की मौजूदगी में आज रेल भवन में समझौते पर हस्ताक्षर हुए। 2 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्यों के साथ संयुक्त उपक्रम कंपनी बनाने को मंजूरी दी गई थी। भारतीय रेल को सबसे अधिक राजस्व देने के बाद भी रेल सेवाओं में उपेक्षित छत्तीसगढ़ में एक नई उम्मीद जगी है। अब राज्य में नई रेल लाइनों के विस्तार के लिए राज्य और रेल मंत्रालय एक संयुक्त उपक्रम कंपनी बनाने जा रहे हैं। कंपनी में छत्तीसगढ़ सरकार का हिस्सा 51% और रेल मंत्रालय का 49% होगा। इससे 760 किलोमीटर लंबी 3 महत्वपूर्ण रेल लाइनें बनेंगी। देश की जो नैसर्गिक संपदा है उसको बढ़ोतरी करके देश का विकास जल्द करने के लिए हमने राज्यों के साथ में एक जॉइंट वेंचर कंपनी करने का जो फैसला किया था, उसके लिए हमने अलग अलग राज्यों से जो सहमति मिली थी उसमें छत्तीसगढ़ ऐसा पहले एक राज्य था। देश में खनिज संपदा में अग्रणी छत्तीसगढ़ में अभी 1180 किलोमीटर रेल लाइनें ही हैं। इस समय राज्य में 546 किलोमीटर रेल लाइनों का निर्माण कार्य चल रहा है। इनको शामिल कर अगले 6 सालों में 1200 किलोमीटर से अधिक नई रेल लाइनें बन जाएंगी। यह आंकड़ा राज्य में अब तक बनी रेल लाइनों में भी सबसे अधिक होगा। मुख्यमंत्री रमन सिंह ने माना कि नक्सली समस्या के बावजूद रेल लाइनें बनेंगी। जैसे जैसे विकास आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आतंकवाद नक्सलवाद की समस्या कम होती जा रही है और अभी हम काफ़ी रेलवे का निर्माण 17 किलोमीटर तक तो हमने शुरू किया है, 50 किलोमीटर तक भी इस साल के अंत में अगले साल हम पूरा कर लेंगे। तो ये समस्या नहीं है कि नक्सल हिंसा की वजह से काम रुकेगा। इस नई पहल से संसाधनों की तंगी से जूझ रही भारतीय रेल को एक नई ताकत मिलेगी। नई लाइन, दोहरीकरण जैसी लंबित परियोजनाओं के लिए रेलवे को 3.5 लाख करोड़ रुपए चाहिए। अलग कंपनी बनाने से कामों को गति मिलेगी, राज्यों को भी फायदा होगा और रेलवे को भी। लेकिन यह प्रयोग जमीन पर कितना मुफीद होता है, यह देखना बाकी है। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक प्रस्ताव पास करके सरकार से निजी क्षेत्र में पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देने पर विचार करने को कहा है। ये प्रस्ताव केंद्र सरकार को दिया गया है। प्रस्ताव के समर्थन में जेडीयू जैसी पार्टियां भी हैं। वहीं खुद मोदी सरकार में मंत्री रामविलास पासवान ने भी निजी क्षेत्र में आरक्षण की वकालत की है। आरक्षण होना चाहिए, चूंकि जितने पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं वो सारे के सारे पब्लिक अंडरटेकिंग्स जो है वो सब प्राइवेट में जा रहे हैं। सरकारी संस्थाएं प्राइवेट में जा रही है और नौकरी के अलावे जो है जो दलित आदिवासी हैं या पिछड़ी जाति के लोग हैं उनको कोई मिला नहीं है। दलित आदिवासी का तो कुछ जीविका का सहारा ही नहीं है। मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म समारोह में विज्ञान के प्रचार और प्रसार को लेकर गंभीर चर्चा हुई। बॉलीवुड की मशहूर हस्तियों ने विज्ञान को फिल्मों के जरिए बढ़ावा देने पर जोर दिया। इन हस्तियों का मानना है कि विज्ञान पर फिल्म बनने से समाज का विकास होता है। इस मौके पर विज्ञान पर आधारित 3 मोबाइल ऐप भी लॉन्च की गई। विज्ञान फिल्म समारोह 5 दिनों तक चलेगा। मुंबई के नेहरू साइंस सेंटर में विज्ञान पर फिल्में बनाने और इनमें रुचि रखने वाले 200 से ज्यादा फिल्म निर्माताओं ने विचारों का आदान प्रदान किया। इस मौके पर मशहूर निर्देशक श्याम बेनेगल ने कहा कि विज्ञान के प्रसार और प्रचार के लिए एक समर्पित चैनल की जरूरत है। Science channel is a very good idea, very good idea. In fact, totally dedicated channel that will deal with subjects relating to science and environment. It will help also filmmakers to think in those terms, to make films on subjects of this nature. इस समारोह में साइंस फिल्म मेकर माइक पांडे ने कीटनाशकों के गंभीर प्रभाव के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसके इस्तेमाल से फसल में पैदावार और मिट्टी की उर्वरक शक्ति पर असर पड़ता है। वहीं मशहूर लेखिका शमा जैदी ने कहा कि विज्ञान पर बनने वाली फिल्मों से समाज पर अच्छा असर पड़ता है। चाहे वो स्वच्छता हो, चाहे वो सुसाइड्स हो, एजुकेशन, हमारे लोगों को, हमारे देश के लोगों को आप शिक्षा दे दीजिए तो अपनी जिंदगी पूरे खुद न खुद संभाल पाएंगे। इसकी छानबीन होनी चाहिए कि असल में क्या हम कर चुके हैं। ये भी लोग नहीं जानते हैं कि भारत का क्या क्या हुआ है साइंस में, कितनी चीजें हमने भी दी हैं, कितनी बाहर से ली हैं। इस खास कार्यक्रम में विज्ञान के प्रसार के लिए माइक पांडे के बनाए गए 3 विशेष मोबाइल ऐप को श्याम बेनेगल ने लॉन्च किया।
इसके साथ साथ माइक पांडे की 2 फिल्में द हॉर्स शू क्रैब और शोर्स ऑफ साइलेंस दिखाई गईं। इस फिल्म के जरिए समुद्री जीवों की विलुप्त प्रजातियों को बचाने की अपील की गई। 13 फरवरी तक चलने वाले समारोह में 45 फिल्में दिखाई जाएंगी, जिनमें से कुछ चुनिंदा फिल्मों को पुरस्कार भी दिया जाएगा। कैमरामैन राज ठाकुर के साथ संजय कुमार, राज्यसभा टीवी, मुंबई। और आइए अब देखते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरें। हाजी अली दरगाह में महिलाओं को प्रवेश पर अपना पक्ष रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने दरगाह में महिलाओं को प्रवेश करने देने की बात कही है। 2012 से दरगाह में महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी है, जिसे मुंबई हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार होने से बाल बाल बच गए। रिजिजू बीएसएफ के विमान से उत्तराखंड के टिहरी जा रहे थे, लेकिन विमान में आई अचानक खराबी के बाद उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। 2 स्कूलों में हुई बच्चों की मौत के मामले में एनडीएमसी और दिल्ली सरकार ने अपनी रिपोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट को सौंप दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में दोनों को 25 फरवरी तक जांच की विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा था। विल्लुपुरम आत्महत्या मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने एक लड़की की दोबारा पोस्टमार्टम की याचिका की सुनवाई 12 फरवरी तक टाल दी है, जबकि एक अन्य लड़की के दोबारा पोस्टमार्टम की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। पिछले महीने विल्लुपुरम के नजदीकी कॉलेज में पढ़ने वाली 3 मेडिकल छात्राओं की खुदकुशी का मामला सामने आया था। यमुना प्रदूषण मामले पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने दिल्ली जल बोर्ड को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। एनजीटी का कहना है कि जल बोर्ड ने उसकी अनुमति के बिना पैसे खर्च किए हैं। इस मामले में सुनवाई जारी रहेगी। मंगलवार को यूरोप से आए आईआईपीएफ के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन पीजे कुरियन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने भारत में घटती शिशु मृत्यु दर की जानकारी उपसभापति को दी। प्रतिनिधिमंडल बच्चों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं और लालन पालन की निगरानी करता है। पाकिस्तान की संसद ने हिंदू विवाह अधिनियम को पारित कर दिया है। लंबे समय के इंतजार के बाद पाकिस्तानी संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने इस कानून के फाइनल ड्राफ्ट को मंजूरी दी है। पाकिस्तान में नियुक्त भारतीय उच्चायुक्त गौतम बम्बावाले ने मंगलवार को पाकिस्तान के राष्ट्रपति ममनून हुसैन से औपचारिक मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच आतंक के मसले पर चर्चा हुई। पूर्वोत्तर राज्यों को देश की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए दिल्ली में 12 फरवरी से डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इसमें पूर्वोत्तर की संस्कृति की झलक होगी और लोक नृत्य, संगीत, हस्तकला, खानपान से जुड़े आयोजन भी किए जाएंगे। जर्मनी के बवेरिया में 2 ट्रेनों के टकराने से 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। घायलों में 50 से ज्यादा लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। ट्रेनों की टक्कर एक ही ट्रैक पर आमने सामने आ जाने के कारण हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।